नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार टीएफसी क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे तरीका से चल रहा होगा। चलिए, अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए जोर तोड़ से एकदम, ठीक है। एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है और भी एग्जाम जो है रेलवे का आने वाला है, ठीक है ना। तो एकदम लगे रहिए, एकदम मन लगा के, और एकदम एग्जाम में फाड़ देना है इस बार, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग एएलपी में जो पूछा गया था उसका हम लोग सेट बाई सेट देख रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कल एक पहला सेट देखा था, आज हम लोग उसका दूसरा सेट देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने सोचा क्या है कि नेक्स्ट वीडियो से जो है ये सारा क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ना वो टॉपिक वाइज कर दिया जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको एक साथ जो होगा एक टॉपिक का वो पूरा तरीका समझ में आएगा कि किस तरीका से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ये जो एएलपी का एग्जाम जो हुआ है और उसमें जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे क्या समझ में आएगा कि अगले जो एग्जाम जो रेलवे का होने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और क्वेश्चन का तरीका समझ में आएगा कि किस तरीका से पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे ना कि हर एक टॉपिक का कलेक्शन करेंगे, यानी कि कलेक्शन जो है उसका हम वीडियो अगले वीडियो से आपको दे दिया करेंगे, जो हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको कलेक्शन होगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आ जाइए, आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। चलिए, शुरू किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 2424 है। सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। सबसे बड़ा गुणज, पहले 3 क्रमागत 8 का गुणज मतलब कह रहा है क्या 8 का अंतराल। 8 का गुणज का मतलब है 8 का अंतराल। तो पहला x और दूसरा x प्लस 8 और तीसरा x प्लस 24, और ये तीनों को मिलाकर दे रखा है कितना 2424। ये है 2424, तीनों को मिलाकर जो दे दिया है वो आपका कितना दिया है 2424 दे दिया है। अब यहां देखे तो 24 है, 2424 दिया गया है। यहां पर है 8 और 16 और 8 24, 24 उधर लेके चले जाइएगा, यानी 3x बराबर आपका निकल के आ जाएगा कितना 2400, और x का वैल्यू निकल के आ गया 800। तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा तो x प्लस 16, यानी कि 816 आपका आंसर है, और यह है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि 8 का 3 क्रमागत गुणज होना चाहिए। अगर क्रमागत गुणज का मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब उतना का अंतराल होना चाहिए। जब उतना का अंतराल हो जाए तो औसत आप लेके भी बना सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला आपको जो पूछा गया है वो घातांक करने से है। m का मान क्या होगा, या तो घातांक करने का ही है या तो आप अलजबरा कह सकते हैं, दोनों इसका मिक्सअप है, ठीक है। चलिए, यहां पर ध्यान दिया जाए तो ये लिखा गया है p बटा q और यह q बटा p, इसको उलट दीजिएगा p बटा q आ जाएगा। तो यहां पर नजर आ रहा है आपका क्या p और बटा q बराबर 2m प्लस 2 बराबर, इसको उलट दीजिए, ये p बटा आपका q हो जाएगा और यहाँ पर -9 और प्लस m आ जाएगा। क्लियर है। तो घातांक करने में क्या बात कहा गया है कि जब आपका बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाएगा, बेस आपका हट जाएगा, बेस को बेस से हटा दीजिए, ये बराबर कर लीजिए। तो 2m प्लस 2 बराबर आपका -9 और प्लस m को इधर लेके आ जाइए, यानी m बराबर आपका निकल के आ गया -11। m बराबर निकल के क्या आ गया -11, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3। कुछ करना नहीं है, बेस को समान कर लीजिए, बेस हटा दीजिए, पावर आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट कर रहा, किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक, विद्यार्थी कितना ये पता हम लोग को नहीं है। कह रहा है क्या 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया गया हो और शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 होंगे तो परीक्षा में लिखे, परीक्षा लिखने वाले परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या कि हमको पता तो है नहीं कि कितने विद्यार्थी, लेकिन उसका औसत अंक हमको पता है कितना है 80 है। अब बोला जा रहा है कि यदि, कंडीशन क्या है कि 5 यदि चला जाता है जिसके औसत अंक 40 है, तो ये हटने के बाद जो होता है वो क्या हो जाता है
90 हो जाता है तो परीक्षार्थी बैठा था कितना, क्लियर है ना। तो आइए परीक्षार्थी को ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा आपका 80x, ये हो गया आपका 80x, और 5 विद्यार्थी चला गया है, तो 5 विद्यार्थी चला गया है तो पूरा में से 5 विद्यार्थी का वैल्यू हटा दीजिए। 5 विद्यार्थी का वैल्यू कितना होगा, तो 5 गुना 40। ये हटाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर x माइनस 5 स्टूडेंट बच गया और सबका औसत आपका कितना है, 90 है, क्लियर है। अब ये सॉल्यूशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 5 45 और 90 80, ये देखिए तो 90x और इधर 80x, 80x उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10x बराबर 9 5 45, 450, 450 में से 200 खत्म हो गया, बच गया 250, 0 से 0 कैंसिल और x बराबर ये आ गया 25। और ये अर्थात क्या हम लोग का पता चला कि विद्यार्थियों की संख्या कितना था, 25, और ये है ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली, दो समानांतर रेखाओं को, ये ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा, इसको एक प्रतिच्छेद किया है रेखा, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात, एक ही तरह के दो अंतःकोण, ये आपका अंतःकोण है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका अंतःकोण है, ये ठीक है। तो एक ही ओर के ये अंतःकोणों का योग, इसको मान सकते हैं आप x और इसको मान सकते हैं y। तो कहा क्या गया है कि x प्लस y का रेशियो दे रखा है, और हम लोग को पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात ये वैल्यू आपका कितना है, 180 डिग्री। और एक्स वाई का डिग्री यहाँ पर दे रखा है 3 अदू 5, यानी अनुपात 5 बराबर आपका 180 डिग्री, बड़ा वाला पूछा है, अर्थात 3 बराबर पूछा है। 36 5 180 और 36 यह आपका 108 डिग्री, बड़ा वाला जो निकल के आ गया वो आपका 108 डिग्री, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है क्या सरलीकृत मान क्या होगा। देखिए सरलीकृत मान अगर हम लोग यहां से बनाने जाए a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद सरलीकृत कीजिएगा तो ये लंबा खींच लेगा, ठीक है। इसको देखिए डायरेक्ट कैसे बना लेते हैं। सिर्फ ये हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर भी करते हैं और b स्क्वायर भी करते हैं, तो यानी a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, माइनस में भी होगा तो भी स्क्वायर करने पर वो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना 25 जेड स्क्वायर है, तो जेड का यहाँ पर से वैल्यू निकालिएगा तो 2 दूना 4 और यह हो जाएगा 25 और 25 और 4 29, 29 में से 25 गया यानी कि 4 जेड स्क्वायर आएगा। अब 4 जेड स्क्वायर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 4 जेड स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब आइए बाई का हम लोग मान निकाले, तो बाई का मान निकालिएगा तो 25 और 2 दूना 4, 25 25 और 4 29, यानी 29, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका निकल के आ जाएगा 3 नंबर। पूरा सॉल्यूशन करने का जरूरत आपके पास है नहीं, सिर्फ आपको दिया गया कि इसका बाई और जेड का हमको वैल्यू बताना है, यहां से स्क्वायर कीजिए और डायरेक्ट यहां सॉल्यूशन करके निकाल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 12.5% अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.5 में बेचता है, वस्तु का मूल्य कितना था, वस्तु का मूल्य कितना था, जरा ध्यान दीजिए। 12.5% अर्जित करने के लिए, ठीक है ना, अर्जित करने के लिए मतलब लाभ लेने के लिए, तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका 1/8 होता है, यानी कि इसका मूलधन आपका 8 है और इसको जोड़ दीजिएगा ना तो ये आपका एसपी निकल जाएगा, यानी 9 यूनिट का मान आपको दे रखा है। 9 यूनिट बराबर कितना है आपका है 247.5, तो 8 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। इसको काट कूट के बराबर कर दो, 9 यूनिट का 9 से इसको काटिएगा तो आ जाएगा 9 दूना 18 और 6 9 7 63 और 9 5 45, यानी 27.5। अब गुना कर दीजिए, 8 5 40 की 0 4, 8 7 56 और 4 60, 6 8 दूना 16 और 6 22, यानी कि ये वैल्यू जो निकल के आ गया 220.0, अर्थात हम लोग का वैल्यू आएगा कितना 220, और ये है ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है ना। बोला क्या गया था 12.5% अर्जित करने के लिए, 12.5% अर्जित करने का मतलब क्या है 12.5% लाभ लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा।
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं किसको कहा जाता है? तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जो एक और वो एक करे खुद से विभाजित होना चाहिए। एक और किससे विभाजित होना चाहिए? खुद से विभाजित होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 30 और 50 के बीच में कौन कौन सा आएगा? तो पहला आएगा 30 के बाद जो होगा वो 31, और दूसरा 37, तीसरा 41, चौथा 43 और पांचवा आपका 47, और इसके बाद आपका अभाज्य संख्या आएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए कहां तक? 50 के नीचे ही चाहिए था। क्लियर है ना? चलिए अब इसको जोड़ दीजिए। जितना फास्ट जोड़िएगा उतना जल्दी आपका बनेगा। 7 3 10, 10 1 11 11 और 7 18 1 19 की 9 हाथ में 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16 और 3 आपका आ गया कितना? 19। क्लियर है? अब यहाँ पर भागा दीजिएगा कितना से? 1 2 3 4 5, 5 से इसको भागा दे दीजिए, 5 से भागा दीजिएगा, आ जाएगा 5 तिया 15, 4 पन्ना 45 और पन्नी 8 40, आंसर आ गया 39.8, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या? यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? वार्षिक रूप से। क्लियर है ना? वार्षिक रूप से मतलब एक वर्ष में वसूला जा रहा है। ब्याज आपको बोला जाए वार्षिक रूप से संयोजित होता है सीआई की एक निश्चित दर पर कोई वस्तु 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। चलिए ध्यान दीजिए, ये सीआई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो वैल्यू को क्या कहता है? दुगनी हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। इसको आइए ध्यान दीजिए कि कैसे ये सोल्व किया जाएगा। यहां पर बोला गया है क्या कि कोई दर से 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी। दुगनी होने में कितना टाइम लग गया इसको? 12 वर्ष। सिंपल बात एकदम। दुगनी होने में, 2 गुनी होने में कितना लग गया? 12 वर्ष। तो बोला कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? 8 गुना। 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 8 गुना निकाल लीजिए कि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो 8 गुना आपका निकालिएगा, तो ये 8 गुना जो वैल्यू होता है ना, जो पहले वाला के पावर होता है, तो पहले वाला का पावर यदि है तो इसको पहले वाला का पावर ले लीजिए, यानी 2 पे पावर ये 3 है, तो 2 पे पावर 3 निकाल लीजिए, और ये पावर को डायरेक्ट आप गुना कर लो। पावर को डायरेक्ट गुना करोगे तो हो जाएगा 12 तिया आपका 36, अर्थात ये आंसर निकल के आ गया कितना? 36। कितना निकल के आ गया आपका आंसर? 36। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है क्या कि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 25 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटा काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, चलिए ये आपका टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है, एमडीएच के फॉर्मेशन पर बनेगा। ये 25 व्यक्ति कर रहा है 15 दिन में यूनिट, यानी काम मेरा कितना हो रहा है? 5 यूनिट। और कितना दिन में है? 8 दिन में। तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप 5 गुना 15 गुना 8, और ये टोटल काम आपका 5 इक्वल टू, फिर से इधर कर लीजिए, ये 12 गुना 20 गुना 10 यूनिट। 10 यूनिट काम है, बोला गया कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर दिन ले लीजिएगा और यहाँ पर यूनिट कर लीजिए 5। काट दीजिए 5 दूना 10, 2 से इधर काट दीजिए 10, और इधर कट जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 8 तिया 24, ये पूरा कट गया, 12 दूना 24, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि डी निकल के आ गया आपका 25 दिन। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका कितना? 3। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर कितना आ गया? ये 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? चलिए ध्यान दीजिए, तो पिछले वर्ष कितना था? 610, 20% का वृद्धि हुआ है। ठीक है ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लड़कियों की संख्या, जिसमें बोला क्या गया कि लड़कियों जो है, लड़की से आपका 175% अधिक है, यानी 175% है, अधिक नहीं है, तो 20% का कमी आ गया है ना। तो यहां पर निकाल लीजिए 610, 20% का कमी मतलब 80%, और ये निकल के आ गया लड़का का,
और बोला गया लड़कियों जो है लड़का का 175% यानी 175 बटा आपका 100, 25 आते 75 और 25 चौ 100, इधर कट के आ गया, ये से ये काट दीजिए, आपका 4 दूना 8, 7 दूना 14 यानी 61 गुने 14 गुना कर दीजिए, 4 इधर आ गया और 14 छक 84, 84 और एक 85 आपका यानी कि 854 आंसर आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्या कह रहा है कि एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में है और उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां क्या लिखा गया, परिमाप। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होगा यहां पर, तो 2 इंटू 8x और प्लस आपका निकल के आ जाएगा इधर 10x, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो आपका रेशियो में दिया है। जब रेशियो में दिया है तो जोड़ दीजिए, और कितना यहां दिखा रहा है 90, तो 10 8 18, 18 दूना है आपका 36 यानी 2 गुना 18x बराबर इधर निकल के आ गया कितना 90, 18 पचे 90 यानी x बराबर आपका निकल के आ गया 2.5। जब x बराबर 2.5 आ गया तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना 8 गुने 2.5 और गुना 10 गुना 2.5। क्लियर है? यानी कि यहां से गुना अगर करते हैं हम लोग तो हो जाएगा कितना 8 8 दूना 16, 16 4 20 और गुना इधर आ गया 25 यानी 25 दूना 50 यानी आंसर आपका निकल के आ गया 500। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत, ध्यान से देखें तो कर में कितना 20% की कमी की गई और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जब बोला जाएगा कि एक जगह पे कमी या दूसरे जगह पे प्रॉफिट, या पहले जगह पर आपका प्रॉफिट दूसरे जगह पे कमी, इस तरीका का कभी भी आएगा और ओवरऑल आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ा है, तो डायरेक्ट एबी का फॉर्मेशन लगा लीजिए। एबी का फॉर्मेशन क्या है, तो ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी, फिर प्लस ए इंटू बी और बटा 100, इसी को लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। पहले कमी किया गया है, पहले कमी कर लीजिए 20 का, फिर प्लस वृद्धि किया गया है 15 का, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 15 बटा 100 और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 20 पचे 100 और 5 तिया 15 यानी 20 और 3 23 और 15 में से 23 गया यानी -8 यानी कि 8% का कमी। -8 का मतलब क्या है, 8% का कमी। ठीक है, -8 का मतलब क्या है, 8% का कमी, और ये ऑप्शन नंबर आ गया 4। क्लियर है? चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला रहा है। स्थिर जल में, यहां पर स्थिर जल जब भी जैसे ही बोला स्थिर जल में, स्थिर जल के बाद जब भी करेगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ नाव का चाल दिया गया है। किसका चाल है, सिर्फ नाव का। तो नाव का चाल आपका कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर चाल दे रखा है। नाव चला रहे हैं, एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। अगर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने के तुलना में दोगुना समय लगता है, तो धारा के विपरीत जो है वो धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। ठीक है ना? अब यहां पर देखिएगा एक चीज क्या दिखाई दे रहा है कि 50 किलोमीटर आपको धारा के विपरीत भी है और 50 किलोमीटर धारा के दिशा में है। इसका मतलब है कि दोनों का डिस्टेंस जो आपका क्या कर दिया है, दोनों तरफ से बराबर है। जब डिस्टेंस आपका बराबर हो ही गया है तो फिर तो हम लोग कोई डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से सॉल्यूशन कर दीजिए। आपको टाइमिंग तो दिया हुआ है ही कि दुगना टाइम लगता है। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। यहां पर ध्यान दीजिएगा तो स्थिर जल में नाव आपका 3 किलोमीटर है। ठीक है, नाव को यहां पर मान लेते हैं। नाव आपका दे रखा है कितना, नाव आपका 3 किलोमीटर दे रखा है, मानिएगा काहे के लिए, है ना? चलिए धारा यहां पर मान लीजिए, तो धारा मान लेते हैं कुछ भी, धारा मान लीजिए डी। ठीक है, धारा को हम लोग क्या मान लिए, डी। अब धारा के विपरीत दिशा में धारा के साथ जाइएगा
तो 3 प्लस डी, और टाइमिंग इसका क्या होगा 1। ठीक है, अब ये डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, चाल गुने समय। और धारा के साथ यदि नाव जाता है, जब आपको धारा, ये आपका दिखाई दे रहा है ना, ये धारा है और ये आपका नाव है, तो जब भी आपको ये जाएगा दोनों साथ में, तब दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा। इसका मतलब है, मान के चलिए कि धारा का आपका x है और ये y है, तो ये दोनों के साथ जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा। और धारा, ठीक है, ऐसे चल रहा है और नाव आपका जो है वो इधर से आ रहा है। ठीक है, तो नाव यदि इधर से आ रहा हो तो क्या होगा, दोनों का चाल यानी x और y में क्या होगा, ये अंतर हो जाएगा। नाव के केस में और धारा के केस में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साथ जाएगा तो जुटेगा, साथ जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा। लेकिन यदि विपरीत दिशा में आएगा तो क्या होगा, दोनों घट जाएगा। क्या घटेगा, चाल। क्या घटेगा, इसका चाल। ठीक है ना, साथ जाएगा तो चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। ठीक है, चलिए यहां पर है जो साथ गया है तो 1 से गुना कर दीजिए, विपरीत यदि जाएगा यानी कि डी, तो इधर आपका क्या दिखा रहा था, टाइम दुगना। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, डी यहां से निकल के आ जाएगा। 3 प्लस डी बराबर हो जाएगा 6 और माइनस 2d। ठीक है, तो इधर d लेके आ जाइएगा तो 3 हो जाएगा इधर, यानी 3d बराबर आपका निकल के आ गया 3, तो d का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, 1। d आपका निकल के आ गया। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि धारा के अनुकूल नाविक की चाल, यानी धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में जाएगा तो दोनों चाल जुटेगा, जिसमें आपका नाव का दे रखा है 3 और धारा का 3, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ये निकल के आ गया धारा की दिशा में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कितना निकल के आ गया, 4। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरीका से पार कर लेगी। एक दूसरे को कितने सेकंड में, देखिए तो यहां पर लिख रहा है क्या कि 2 समानांतर पटरी पर क्रमशः इतना इतना, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या है, विपरीत दिशा में। अब यहां पर क्या समझिएगा, अभी हम लोग नाव धारा में क्या समझे कि जब धारा के साथ जाता है तो जुट जाता है चाल। ठीक है ना, और विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल घट जाता है। लेकिन जस्ट अपोजिट आपका काम करेगा टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन दोनों में। ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन दोनों में आपका क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट काम करेगा। ठीक है ना, यानी कि क्या समझ में आया कि यदि आपका एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से अगर गुजर रही है, तो ये x के चाल से है और ये y के चाल से है, अर्थात v1 मान सकते हैं, x y ना मान के। ये आप लोग v1 के चाल से है और ये v2 के चाल से है, तो यहाँ पर क्या होगा, v1 और प्लस आपका v2 होगा। लेकिन एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन उसी दिशा से जा रही है और ये v1 और ये आपका v2 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि v2 माइनस आपका v1। ठीक है ना, यदि v2 ग्रेटर देन v1 हो। ठीक है, एक दिशा में जाएगा तो क्या होगा, चाल यहाँ पर घटेगा। बात समझ में आया। अब आइए, यहाँ कह रहा है कि 2 समानांतर पटरियों पर, ये 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर, समान है ना, समान है मतलब 2.5 कितना हो गया, ये 500। और डिस्टेंस हमेशा जोड़िएगा, डिस्टेंस हमेशा जुटेगा, डिस्टेंस में कोई कमी नहीं होगा, चाहे वो अपोजिट हो या सेम दिशा में हो, डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा डिस्टेंस जुटेगा ही जुटेगा। क्लियर है। अब कह रहा है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दोनों चाल जोड़ दीजिए, 90 और 60 कितना हो गया, 150। 90 और 60 आपका कितना हो गया, 150। ठीक है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, गुना 18 ऊपर कर दीजिए। ठीक है ना, अब कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। यहां से काट कूट के बराबर कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 आपका खत्म, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 15 5 से काटिएगा तो 5 दहों 50 निकल के आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 छक्का 18, 6 दूना 12 निकल के आ गया आपका 12 सेकेंड। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है, 10% भाग पहले ही से भर दिया गया है। ठीक है ना, दीवार का कितना प्रतिशत भाग, 10% भाग पहले से भरा हुआ है,
तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 20 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन एसएससी कर रहे हैं, रेलवे के पैटर्न में, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा गलती था इसमें, सॉरी हम सुधारे नहीं है, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बोर्ड से, यहाँ पर मीटर के जगह पर, या तो मान लीजिए कि मीटर होगा तो ऑप्शन चेंज कर देना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मीटर यदि छोड़ दिया गया है तो ऑप्शन चेंज नहीं किया। अगर ऑप्शन चेंज नहीं किया तो इसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 60 मीटर के जगह पर 60 सेंटीमीटर होगा। प्रीवियस ईयर का ये प्रीवियस करें, जो क्वेश्चन हम देखे तो उसमें आपका मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मीटर से आपका आएगा नहीं आंसर, ठीक है ना। ये जब भी आएगा तो सेंटीमीटर से ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन। 10% पहले से खत्म है। अब वहां पर चलिए कितना कितना दिखा रहा है, तो 24 मीटर आपका दिया है और गुना कितना दिया इधर 8 मीटर और गुना, तो 24 गुना 8 गुना 60 गुना 10 खत्म हो गया, यानी 90/100। और ये मीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से इधर भागा दे दीजिए, ठीक है ना। बराबर में इधर आ जाएगा कितना है आपका 20, सॉरी यहाँ 20 नहीं है, ये 20 नहीं है, ये 20 के जगह पर 24 कर दीजिएगा, 20 के जगह पर यहाँ पर 24 कर लीजिएगा। ये आपका है 24 गुना 12 गुना 8, और इधर कितना हो जाएगा मीटर में चेंज कीजिएगा 100 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 100। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, और यहाँ पर ईंटों की संख्या है तो ईंटों की संख्या मान लीजिए कितना n, ठीक है ना। ये दीवार का पूरा निकल के आ गया था ना, और ये ईंटा का निकल के आ गया, कितना ईंटा लगेगा तो n ईंटा लगेगा, क्योंकि ये जो निकल के आया है एक ईंटा का है, और कितना ईंटा लगेगा तो n ईंटा लगेगा, और ये पूरा का पूरा किसका है तो दीवार का, ठीक है ना। चलिए अब काट कूट के बराबर कर दिया जाए, तो काट कूट के बराबर कर लीजिए, ठीक है। यहां से 24 से 24 आपका कैंसिल हो गया, और इधर कटने लायक कोई जगह है 100 से 100 आओ काट दीजिए, 100 से 100 आओ काट लीजिए, पूरा का पूरा कहानी खत्म कर दीजिए। 8 से ये 8 काट लीजिए, और ये 12 से काट दीजिए, 12 पच्चे, ठीक है 60, 9 पच्चे कितना हो गया इधर 45, और 45 पर कै जीरो आ जाएगा 3 जीरो, ये n का वैल्यू निकल के आ गया 45,000, और ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। कितना आ गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मीटर के जगह पे सेंटीमीटर करने पे ही ऑप्शन आएगा, मीटर में अगर रखिएगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो थीटा न्यून कौन है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया कितना है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से निकालिएगा तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो sin थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का मान रख लीजिए, तो 30 का वैल्यू जो होगा cos स्क्वायर थीटा में वो कितना निकल के आ जाएगा, तो √3 और y2 का होल स्क्वायर, और प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/√3 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से निकल के आएगा 3/4 और प्लस में 1/3, 3 तिया 9 और 9 और 4 13, 13/12, और ये आपका आंसर है, और ये निकल के आ गया कितना ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सौदे में 40% और 60% का 2 क्रमिक का एकल छूट के बराबर है। क्रमिक का एकल छूट, जब 2 क्रमिक आपका दिया हो रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, तो a + b और -a × b और बटा 100। क्लियर है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए और डायरेक्ट आप आंसर लेके आइए। तो 40 और 60 आपका 100 इधर हो गया, और 100 माइनस 24, 24 घटा दीजिए, डायरेक्ट आपका निकल के आ गया 76%, और ये आपका आंसर है।
क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। आज का जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा करा दिया है, ठीक है। जो आज का सेट हम लोग लिए थे वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पहले बात किए थे कि अब लोग अगले जो आएंगे वीडियो से तो टॉपिक वाइज यानी कि जो क्वेश्चन का कलेक्शन के एक साथ लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और यदि सेशन आपको को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, क्लियर है ना। और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।